नमस्कार, मैं राजवीर हूं और आज हमारे साथ खास बात में बातचीत करने के लिए हरदीप सिंह पुरी जी हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ दो बड़े मंत्रालय हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और शहरी आवास कार्य मंत्री हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लेकिन 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा में आपने उज्ज्वला योजना 2.0 का आयोजन किया था और उसके बाद 1 करोड़ महिलाओं को टच करने की बात कही थी कि इसमें 1 करोड़ नए लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे। तो वो टारगेट कितना अचीव हुआ और आपको क्या लगता है कि चुनाव के पहले क्या वो टारगेट पूरा कर लेंगे आप? देखिए, ये जो टारगेट है ये इसका चुनाव के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। 2014 में टोटल गैस कनेक्शंस देश में कोई 14 करोड़ थे। ये आज इस 8 अगस्त की अनाउंसमेंट से पहले 29 करोड़ तक पहुंच गए थे। और मैं 3-4 दिन 8 अगस्त के बाद मैंने जब आप प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट किया, मैंने सोचा कोई 55 लाख ऑलरेडी कनेक्शन दे दिए गए थे 4-5 दिन में। तो उस समय मैं 55 लाख के उस पर चल रहा था, बाद में देखा था नमो ऐप पे उन्होंने ऑलरेडी 70 लाख का आंकड़ा दे दिया था। तो ये तो बहुत जल्दी से हो रहा है, ये बढ़ रहा है। पर आप एक चीज चल के देखिए कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि जब हमने ये गैस सिलेंडर दिए तो कुछ निंदा होती थी कि शायद पहले सिलेंडर के बाद लोग आगे नहीं बढ़ रहे। अब जो महामारी के दौरान 3 सिलेंडर दिए उसको मिला तो हर एक परिवार में 6 सिलेंडर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो एक छोटा परिवार जिसमें मियाँ बीवी 2 बच्चे हों तो 6 सिलेंडर तो एक साल की नॉर्मल यूटिलाइजेशन। तो मैं ये कहूँगा कि उज्ज्वला जो शुरुआत भी हुई थी 2016 में, तो उन्होंने 8 करोड़ बांटने थे, वो भी 8 करोड़ 6-7 महीने टारगेट डेट से पहले कंप्लीट कर दिए गए थे। और ये 1 करोड़ में से भी ये 8 अगस्त को अगर शुरू किया तो मैं समझता 15 अगस्त तक, 8 अगस्त से शुरू किया तो 15 अगस्त तक ज़्यादातर हो गया था। एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, मैं समझता हूँ हम 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए होंगे अभी। अच्छा, विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर सवाल करता है कि गैस तो उज्ज्वला योजना के तहत जैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके रेट भी अगर देखिए ऐसा है, पहले विपक्ष जो कहता है उनको पहले तो अगर आप कह सकते हैं उनको एडवाइस कर सकते हैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बात करें। उज्ज्वला स्कीम जो है ये मुफ्त गैस सिलेंडर और कनेक्शन देने की है। ये है उन हमारे बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और उनको देने के लिए है। जो गैस प्राइस का मामला है, वो सब्सिडी का मामला वो अलग है। कल मैं जब सेवाई समर्पण एक कार्यक्रम था दिल्ली कैंट में, तो आप जैसे किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि गैस का दाम, मैंने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम ये मुफ्त सुविधा दे रहे हैं ये भी बंद कर दें? गैस प्राइस जो है इंटरनेशनल प्राइस है। अगर आप गैस प्राइस इंटरनेशनल देखें कितनी थी, ये गई है कहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूं इस पे, गैस प्राइस पे $30 से जाके $20 चली गई है। अब पेट्रोल की जो दाम है मैं बताता हूं, 2020 मार्च में ये पेट्रोल का दाम $19 पर बैरल था, $19.56 था। अभी वो $78 हो गया। अगर आप डीरेगुलेट करते हो किसी चीज को इसको सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। इसको सर अक्सर लोग अगर सोशल मीडिया में देखिए तो बहुत अलग तरीके से समझाते हैं कि इसके पहले की सरकारों में जो कच्चा तेल था वो प्रति डॉलर इतना रुपया था, लेकिन अब जो है उससे सस्ता हो गया है, लेकिन रेट बढ़ गए हैं। देखिए जो भी करते हैं ना, पहले उनको बोलो फैक्ट्स चेक कर ले। 2010 में कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेशन का मतलब यह है कि अब जो भी इंटरनेशनल प्राइस होगा वो यहां होगा। 2005 में कांग्रेस की सरकार ने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। इसकी 15 साल की मैच्योरिटी है। तो 2005 से लेकर 15 साल में 2020 में तो हमारा इस पे ब्याज जो है वही 20,000 करोड़ है। तो हमें कुछ किए बगैर हमें 20,000 करोड़ आउटफ्लो हो रहा है। तो अपने समय थोड़ा कम करने के लिए, सुविधा देने के लिए अपने बच्चों को और अगली जनरेशन को इन्होंने फंसा दिया। अभी केरला हाईकोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। तो अभी हाल में पीछे जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में शायद, तो वहां पे केरला हाईकोर्ट के सजेशन के कारण ये विषय जो है जीएसटी काउंसिल में आया, और कोई भी स्टेट का मिनिस्टर इससे राजी नहीं था इसको लाने में। तो अभी क्या है कि केंद्रीय सरकार जो है 32 रुपए लीटर लेती है
देती है। उस 32 रुपए से हम सारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जिसमें 90 करोड़ से अधिक वैक्सीन बांटी गई, एक साल 90 करोड़ लोगों को 3 समय का खाना दिया गया, शौचालय बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई। स्टेट गवर्नमेंट्स एक परसेंटेज लगाती हैं वैट का, जैसे 39% है। ये सब मतलब पैसे सारे डेवलप के काम में, अदर्स डेवलप के काम में ही यूज किए। हमारे तो डेवलपमेंट, हमारा तो और कोई खाता नहीं। वो पैसा ये नहीं कि किसी के बैंक अकाउंट में जा रहा है, वो पैसा अगर 32 रुपए लीटर आप पेट्रोल पे चार्ज करते हो, वही प्रधानमंत्री आवास योजना में लग रहा है, वही शौचालय बनाने में, वैक्सीन देने में। स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि वो परसेंटेज लेती हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत हाई परसेंटेज लेती हैं, 50%, 59%। तो वो अगर दाम तेल का $30 है तब भी 50% है, अगर उसका $80 है तब भी 50% है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी जो है कम रही, उससे दाम बढ़े, तो हमें स्टेट्स के साथ बैठ के ये करना होगा। ये मेरे मंत्रालय का काम नहीं है, पर मैं इससे अपनी जिम्मेवारी नहीं रखता। ये वित्त मंत्रालय का काम है कि जीएसटी का। निर्मला सीतारमण जी आई थी पहले, तो आपने उनको इंटरव्यू किया होगा? जी इंटरव्यू तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने सवाल जरूर ये किए। और इस सवाल पे जो विपक्ष है उसका कहना है भाई जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं वो सब सरकार की तरफ से ही रखे जाते हैं, या उनकी जीएसटी काउंसिल में सरकार की तरफ से कैसे रखे? सारे जो स्टेट्स हैं, सारे देश की सरकारें भाजपा की थोड़ी ना है। अब वेस्ट बंगाल में सरकार है वो टीएमसी की है, राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस की है, पंजाब में कांग्रेस की है, दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी हैं। तो इसमें ये कैसे कह सकता? और उसमें ऐसा है कि जीएसटी काउंसिल ज्यादातर यूनानिमिटी के बेस पे काम करती है, मतलब सबकी हाँ मिलनी चाहिए उसमें। तो अगर देखिए, मैं इसलिए वही कह रहा हूं, इसमें हमें क्या सावधानी से बढ़ना होगा कि एक तरफ हम चाहें कि हमारी राष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती जीएसटी में लाना, एक तरफ वो पोजीशन है, दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार की निंदा करना कि वो दाम नहीं करना है। हम तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, ये अल्टीमेटली हम भी सेंसिटिव हैं कितने पे होना चाहिए। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात करने को तैयार हैं, और इसको आगे क्या आने वाले दिनों में हम अपनी तरफ से प्रयत्न भी करेंगे इसका। सर, अभी आपने एक बात कही, सेवा एवं समर्पण, और ये स्लोगन जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी भी हैं, तो जब उनको लगभग 20 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री से लेकर, और अब चूंकि दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं वो, तो 20 साल का ये सफर है। और उन्होंने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि राजनीति में सेवा व समर्पण की बात जो कही थी, आपको लगता है कि जब चीजें शुरू हुई, जब स्लोगन शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा, बेहतर रहा? देखिए, आप द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। 7 अक्टूबर 20 वर्ष पहले माननीय मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। कई ऐसी चीजें उन्होंने गुजरात में की है जो अधूरी रह गई थी। अब स्वच्छता की बात देखिए, महात्मा गांधी ने 1916 में स्वच्छता की बात कही थी, और इसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया था, पर आधा काम रह गया। गुजरात में मोदी जी ने 2005 में, 2006 में कोशिश की, और 2014 में जो आए तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर दिया। और अभी जब इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया बाय एंड लार्ज, और हमने जो शौचालय बनाने थे 73 लाख वो बना दिए, एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। पर यहां पे रुके नहीं मोदी जी। अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू कर दिया, अमृत 2.0 शुरू कर दिया। सारा अर्बन लैंडस्केप जो है ये एक किस्म की सेवा है। इसमें जो हमारे दलित है, वंचित और बाकी जो ईडब्ल्यूएस लोअर इनकम ग्रुप के, उनको सुविधाएं पहुंचाना, ये सारा इसेंशियल है उनकी फिलॉसफी में। सर, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, 4.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो उनके कामकाज को किस तरीके से आप देखते हैं? आप हालांकि आप केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं। बहुत शानदार, उनका विकास का काम तो बहुत शानदार है। मैं किसी चीज़ एरिया में भी देख लूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, अखिलेश जी की सरकार से 20,000 की डिमांड करवाई थी आवास की, मोदी जी उस 20,000 को 20 लाख पे ले गए। अभी स्मार्ट सिटी में हमने पिछले हाल में एक पुरस्कार दिया है, वो उत्तर प्रदेश को मिला है। स्वनिधि आप देख लीजिए, उसमें जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं जैसे वाराणसी और लखनऊ, इनके आंकड़े दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से आगे हैं। तो आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, एनर्जी में देख लीजिए,
आप कितनी एनर्जी कंजम्पशन, कितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, सब जगह में हुआ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन 2014 में 1.67 करोड़ थे, 2017 में 3.76 करोड़ थे, ग्रोथ रेट बढ़ती गई। और 2021 में 4.31 करोड़ है। 2014 से लेके 2021 तक 100% से ज्यादा हुआ, 1.67 या 4.31 है। मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत आसानी से वो समझ आता है, 20 महीने पहले और 20 महीने बाद में। मैं आपको मेट्रो का बताता हूँ। मेट्रो इस समय जहां तक मुझे याद है उत्तर प्रदेश में 82 किलोमीटर ऑपरेशनल है, इसमें से 67 किलोमीटर योगी जी ने के समय बनाया, और 131 किलोमीटर और बढ़ रहा है, वो भी योगी जी का सारा काम किया हुआ है। आगरा और कानपुर का मेट्रो बन रहा है। अखिलेश तो ये कहते हैं कि वो उन्होंने मेट्रो की जहां से शुरुआत की और जहां तक लाइनें बिछी उसके आगे बढ़ी नहीं मेट्रो। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से उनसे ये सवाल पूछने को तैयार हूं, उन्होंने कौन सी मेट्रो की, मैं बता रहा हूं ना, ये 82 किलोमीटर है, जिसमें से 67 किलोमीटर की उद्घाटन ही इन्होंने, नींव ही इन्होंने डाली और आगे किया। मैं तो मेट्रो का मंत्री हूं, और सिर्फ वहीं नहीं रुक रहे, आगरा और कानपुर में अभी गोरखपुर का भी प्रपोजल आ गया। अच्छा सर, चूंकि आप पूर्व नौकर साहब ही रहे हैं, आईएफएस रहे हैं, और कई देशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो बड़ा फ्रैंकली मैं जानना चाहता हूं, और मुझे लगता है मेरे सारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि एज ए नरेंद्र मोदी, एज ए पीएम, या इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे होंगे जिनके साथ आपको काम करने का एक अनुभव रहा है एज ए नौकर साहब, तो उनमें और प्रधानमंत्री जी में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है विदेशों में? उनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, बड़े रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट थे, पर वर्किंग स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है, वर्किंग स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यूएनजीए के लिए मीटिंग में जाते तो एक स्टॉप करते थे यूरोप में, ठीक है, स्टॉप करते थे यूरोप, फिर आगे जाते थे। पहले दिन पहुंचते थे वहां पे, पहले दिन तो कोई मीटिंग्स ही नहीं होती थी, ठीक है, वापसी पे भी वही होता था। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, किसी की एनर्जी लेवल पे बात नहीं कर रहा, एकदम वर्किंग स्टाइल डिफरेंट। ये भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी 4 दिन के लिए गए, वॉशिंगटन गए नॉन स्टॉप, जाते सार मीटिंग की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी से, उसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन से मीटिंग की, उसके बाद क्वाड की मीटिंग की, बिजनेस के लोगों से अलग अलग मिले, उसके बाद न्यूयॉर्क गए, जनरल असेंबली को एड्रेस किया और वापस आ गए नॉन स्टॉप 15 घंटे। नहीं सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, 15 घंटे आ गए, लौटने के बाद 4 घंटे की सफर के लौटने के बाद 2.5 घंटे की मीटिंग की माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, और वो 2.5 घंटे के मीटिंग के बाद सेंट्रल विस्टा के सरप्राइज इंस्पेक्शन पे चले गए एक व्यक्ति। तो ये तो बिल्कुल, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं नरसिम्हा राव जी के साथ भी था जब वो विदेश मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, मैं वाजपेयी जी के साथ भी काम किया हूं। इनका जो कमिटमेंट है और इनका जो डेडिकेशन है और प्रधानमंत्री जी को काम करने का स्टाइल है, ये हमारे जैसे लोगों, मेरी तो उम्र उनसे ज्यादा कम नहीं है, पर जो उनकी बहुत कम उम्र है, उनको भी ये एनर्जी लेवल मेंटेन करके टू कीप अप विद द प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ही अलग चीज है। तो मैं आपको ये बता दूं, जब रात को जब मेरे को 9:15 बजे किसी ने फोन पे बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरप्राइज इंस्पेक्शन पे चले गए, तो मैंने तो ट्वीट किया, बाद में तो ट्वीट किया, तो अगले दिन सुबह जब मेरे फोन आया प्रधानमंत्री जी किसी और बात में, तो मैंने सोचा कि शायद कल जब इंस्पेक्शन की उस पर कुछ कमी पाई होगी उन्होंने, इसलिए सुबह कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई कमी पाई होती रात को 11 बजे ही कर देते फोन, मतलब इतनी देर वेट नहीं करते हैं। सो ये तो इंस्टेंट, वो तो 24/7 छोड़िए, वो तो मतलब उन यहाँ 2 मिनट भी अलग वो नहीं होता, तो कंप्लीट वर्कaholic है। मुझे शायद ऐसा सब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर है, फैक्ट है, ही इज वर्किंग ऑल द टाइम एंड ही इज वर्किंग टू सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि देश में स्वच्छ भारत मिशन 1 कंप्लीट हुआ, 2.0 शुरू हो जाए, अमृत 1 कंप्लीट हुए, एकदम हो जाए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं रुकावट तो नहीं आ रही, स्वनिधि में मैं अपने मंत्रालय का देख रहा हूं, तो इसमें तो ही इज वन ऑफ अ काइंड। सर, एक बात है कि यहाँ पे कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि भाई डबल इंजन की सरकार है,
स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो इस डबल इंजन की सरकार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उसका वो स्पीड उसकी नहीं रही। जैसे मैं अपने जो योजनाएं उसके सबके आंकड़े बता रहा हूं। जब सिंगल इंजन की सरकार थी अखिलेश जी के टाइम पे 20,000 हुए आपके 20 महीने में, यहाँ 20 महीने में 20 लाख हो गए। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं, आप मेरे साथ कभी बैठ लीजिए, और जो जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है। पर दूसरी बात भी, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं ये और भी बीजेपी स्टेट्स में नहीं है। मैं आपसे लंबी बात करूंगा इसके बारे, आप जब भी चाहें मैं आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा। जी अच्छा सर, चूंकि शहरी आवास भी मंत्रालय आपके पास है, लेकिन आवास को लेकर आपको लगता है कि जो 2014 में जो कमिटमेंट हुआ था पीएम साहब का कि शहर में रह रहे गरीब तबकों को आवास देंगे, उस तेजी से उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि मेरे भारतीय नागरिक कहीं भी रहते हों, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 2022 तक हर एक व्यक्ति के छत पे एक पक्का घर होना चाहिए, जिसमें शौचालय होना चाहिए, जिसमें किचन होना चाहिए, जिसमें गैस सिलेंडर होना। वो तो पूरा कर दिया उन्होंने, ऑलरेडी पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आप हमारे साथ बैठे, बातचीत की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली बार खास बात में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।